हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। देखो, अब हम बिल्कुल आईपीसी के एंड में आ गए हैं और लगभग 2-3 क्लासेस और होंगी। उसके बाद आईपीसी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुरंत हम सीआरपीसी को प्रारंभ करने वाले हैं और सीआरपीसी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, मुख्य मुख्य धाराएं पढ़नी है और उसके बाद हम सीधे एक्ट्स पे चले जाएंगे, अधिनियमों पे चले जाएंगे और आपका मूल विधि वाला सेक्शन बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी में आपराधिक न्यास भंग। उसके बाद इसका दंड पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हमको पढ़ना है चुराई हुई संपत्ति, कि चुराई हुई संपत्ति किसको मानेंगे। खाली चोरी के द्वारा जिस संपत्ति को ग्रहण किया गया है उसको चुराई हुई संपत्ति नहीं कहते, और भी चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत संपत्ति आती है। उसके बाद हमें चोरी का सामान रखने का दंड पढ़ना है, लूट का सामान रखने का दंड पढ़ना है, छल किसको कहते हैं, चीटिंग किसको कहते हैं। उसके बाद 420, जो आप बोलते हैं 420, भाई ये आदमी 420 है, तो वो क्या होता है, वो होता है छल से संपत्ति लेना, ये सब वगैरह। और दृष्टि को देखेंगे यानी मिसचीफ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपराधिक न्यास भंग का पता होना जरूरी है। हम अभी धारा 403 में पढ़ के आए हैं, आपराधिक दुर्विनियोग। यानी कि कोई बेईमानी से किसी की वस्तु ले लेता है, उसको विश्वास में रखकर, यानी उसको विश्वास में रखा और सहमति उसमें होती है, उसकी विश्वास में रख के क्या कर लेता है, उससे वस्तु ले लेता है बेईमानी से, और बाद में उस वस्तु का उपयोग, वो उसकी वस्तु नहीं है, उस वस्तु का उपयोग अपने काम में ले लेता है और फिर अपने काम में ले लेता है, तो इसको आपराधिक दुर्विनियोग कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो दोस्त हैं, उनमें से एक ने बहुत महंगी कोई बुक खरीदी और दूसरे दोस्त ने कहा कि यार मैं पढ़ के लौटा दूंगा, तो वो उसको दे देता है, दूसरे दोस्त को वो पुस्तक दे देता है। तो जब वो पुस्तक उसने दे दी और उसने पढ़ ली और पढ़ के उसने बेच दी, जिस दोस्त ने ली थी कि यार मैं वापस कर दूंगा, अब उसने क्या काम करा, पढ़ा और उसको बेच दिया और वहां से पैसे भी कमा लिए। तो जैसे ही उसने उसको बेचा, अपने काम में उसको प्रयोग किया, जब तक पढ़ रहा था कोई बात नहीं क्योंकि पढ़ाई की तो परमिशन ली थी उसने, पर जैसे ही उसने क्या काम किया, उसको बेच दिया और उसके पैसे अपने काम में ले लिए, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग हो गया। और आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक का क्या मतलब आता है, सीधे सीधे आपराधिक का मतलब है क्रिमिनल, और न्यास भंग का मतलब है भरोसा तोड़ना। न्यास का मतलब है यहां पे सीधे सीधे भरोसा करना, है ना, भरोसा करने से संबंधित न्यास है। और भंग का मतलब है तोड़ना, यानी कि किसी के भरोसे को तोड़कर उसकी संपत्ति के साथ गड़बड़ कर देना, ये आपराधिक न्यास भंग है। क्या कहता है आपराधिक न्यास भंग, धारा 403 में वर्णित है। देखो, मैं आपको केवल मुख्य मुख्य धाराएं पढ़ा रहा हूं, पर आपको लग रहा होगा कि सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर बहुत लंबा हो रहा है, आईपीसी बोर हो रहा है। देखो भाई, मेरे को पता है, मैं इस क्षेत्र से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं और मेरे को पता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो देता हूं, आपको पता भी नहीं लगा होगा, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनको पता भी नहीं लगा होगा कि कब उनकी आईपीसी कंप्लीट हो चुकी है। और सारी मुख्य धाराएं विद एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज आपको समझ में आई होगी। केवल 15 मिनट मूल विधि को दो, और मतलब दिन में अगर आप 45 से 50 मिनट भी मूल विधि के लिए निकालोगे तो मूल विधि आपका कवर हो जाएगा, जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है। और क्या चाहिए, अब संविधान दे रहा हूं, संविधान में 25 मिनट की 20 से 25 मिनट की वीडियो है, तो वहां से भी अगर आप 25 मिनट दे रहे हैं और उसके बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं तो 50 मिनट उसको, तो संविधान तैयार हो जाएगा। तो मैं तो आपका 2-2.25 घंटे में सब काम निपटा के दे रहा हूं भाई। हिंदी भी चल रही है, 2-2.25 घंटे में काम निपट जाएगा। बाकी के 6-7 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और धैर्यपूर्वक काम करते रहिए, परेशान मत होइए। मैं मानता हूं कि आपके पास समय कम है, पर इतना भी कम नहीं है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़े। लगभग आने वाले 1 माह में आपकी मूल विधि बहुत तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो 405 में क्या है, आपराधिक न्यास भंग है। क्या परिभाषा बैठती है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त करता है, कोई संपत्ति न्यस्त करता है, यानी कि देता है, विश्वास पर देता है कि भाई मैं तुमसे बाद में ले लूंगा, ठीक है, अभी तुम रख लो, ठीक है, मुझे बाद में चाहिए। न्यस्त करने का मतलब है देना, है ना, विश्वास के तौर पे देना कि भाई मेरा ये सामान है, तुम रख लो। यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त करता है या संपत्ति पर अख्तियार करता है, या संपत्ति पर अख्तियार करता है, ये बिल्कुल कानून की भाषा है, लिखा हुआ है धारा में, यह संपत्ति पर अख्तियार करता है। अख्तियार करने का मतलब है अधिकार देता है कि भाई फिलहाल इस संपत्ति पर अधिकार तुम्हारा है। यहां पे न्यस्त करने का मतलब तो ऐसे मान लो आप कि संपत्ति दे दी, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा,
और फिर यहाँ पे संपत्ति पर अख्तियार यानी अधिकार देने का मतलब है कि लगभग इतने समय तक तुम इसको अपने पास रख लो, ये अधिकार मैं तुमको देता हूं, और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो न्यस्त संपत्ति मैं तुमसे ले लूंगा, और ये जो मैंने तुमको संपत्ति पर अख्तियार यानी कि अधिकार दिया है इसको मैं समय पे वापस ले लूंगा। तो ये बात तय करके किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई है न्यस्त संपत्ति या अख्तियार संपत्ति, अख्तियार कर दिया गया संपत्ति को। और जो दूसरा व्यक्ति है ये बाद में उस संपत्ति को देने से मुकर जाता है या मना कर देता है लौटाने से। तो जैसे ही ये व्यक्ति इस संपत्ति को देने से मुकर जाएगा या क्या कर देगा, मना कर देगा, तो ये आपराधिक न्यास भंग का मामला दर्ज हो जाएगा, ये आपराधिक न्यास भंग हो जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त करता है या किसी संपत्ति पर अधिकार देता है और कहता है कि बाद में समय आने पर मैं ले लूंगा, पर जिसको दिया गया है वो समय आने पर जब ये मांगेगा, जब समय आएगा और वो मांगेगा तो लौटाने से मना कर देता है या बाद में मुकर जाता है, तो ये आपराधिक न्यास भंग का मामला कहलाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस धारा का नाम आप ध्यान रखेंगे, इस धारा को अयानात में खयानत कहते हैं। कई जगह अयानत में खयानत कहते हैं, तो अयानात में खयानत इस तरह से भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अयानत में खयानत क्या है, आपराधिक न्यास भंग को ही कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ। सपोज करो कोई ए व्यक्ति है और दूसरा उसका सहयोगी बी व्यक्ति है, दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं, मिलके कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई भी कंपनी चला रहे हैं, और ए दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है, उसी काम को दिल्ली से कर रहा है, और बी कलकत्ता में बैठा हुआ है। तो अब क्या काम करता है, ए बी को 1 लाख रुपए देता है कि भाई वहां के काम में लगा देना आप, ठीक है, वहां के काम में। अब देखो संपत्ति को न्यस्त करता है, ठीक है, न्यस्त करने का मतलब क्या है कि वहां के काम में लगा लेना और बाद में जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं तुमसे ले लूंगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए बी को भेज दिया, यहाँ पे इसने न्यस्त कर दिए, पहुंचा दिए, विश्वास के तौर पे पहुंचा दिए। अब बी ने क्या काम किया, उनको लगाया नहीं, उनका गबन कर गया, ठीक है। अब उसने कुछ भी किया, ठीक है, उनका। पर फिर जब ए ने कहा कि भाई वो 1 लाख रुपए कहाँ हैं, उनमें तुमने कहाँ लगाया, उन्हें तो या तो बिजनेस में लगाना था या मेरे को तुम उसे वापस करो, तो बी क्या कर देता है, बी मना कर देता है। और बी जैसे ही मना करता है तो ये आपराधिक न्यास भंग का मामला दर्ज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहां पे दूसरा एग्जांपल, यदि ए की शादी बी से होती है, ए लड़का है बी लड़की है, तो ए की शादी बी से अगर होती है और बी की शादी में ए को दहेज मिला है। सामान्यतः भारत में क्या होता है कि गिफ्ट दिए जाते हैं, बेड, कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज, तमाम चीज़ें दी जाती हैं, रुपया, गहना, पैसा, सोना, चांदी ऐसे दिया जाता है। तो दहेज का सामान ही उसको माना जाता है, और दहेज लेना एक कानूनन अपराध है। तो दहेज उसने दिया, ठीक है, हर शादी में दिया जाता है, काम ही नहीं चलता भाई लोगों का। पर अब धीरे धीरे विचारधारा का परिवर्तन हो रहा है और चीज़ें सुधर रही हैं। तो ए बी से शादी करता है और शादी में दहेज मिलता है, और किसी कारण से इनका मनमुटाव हो जाता है, ठीक है, इनकी बन नहीं रही है, एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, पागलों की तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हम लोग तलाक ले लेते हैं। तो ए बी से तलाक ले लेता है, और ए बी से जब तलाक ले लेता है, बी अपने घर चली जाती है। तो अब क्या है, बी ने और बी के घर वालों ने कहा कि भाई जब तुमने हमें छोड़ ही दिया है, सारा एक काम हमारा तुमने बेकार कर दिया, तो तुम क्या काम करो, ये सामान भी वापस करो, दहेज का सामान भी वापस करो। तो अब जो ए है वो दहेज के सामान को वापस करने से मना कर देता है, और जैसे ही ए इस सामान को लौटाने से वापस करेगा तो माना जाएगा वो आईपीसी की धारा 405 के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग करता है। आई थिंक आपको आपराधिक न्यास भंग समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कहते रहते हैं। उसके बाद अब आपराधिक न्यास भंग का दंड क्या है। आपराधिक न्यास भंग का दंड जो है वो धारा 406 से लेके 409 तक विस्तृत है, पर आपको 3 ही धारा थोड़ा पढ़ना है, देखना जरूरी है। उसमें क्या है, सेक्शन 406, सेक्शन 406 सीधे बोलती है यदि कोई आपराधिक न्यास भंग करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास होगा, उसको 3 वर्ष का कारावास होगा। अब देखो ये इनमें से ज्यादातर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, पर जब आप दरोगा बन जाएंगे तो ये सब आपके काम आएंगी, और आप में से अभी भी डेली लाइफ में आपके बहुत सारी काम आने वाली है, इसलिए आपको कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। धारा 407 कहती है वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग, यानी वाहक किसको बोलते हैं, जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उसको बोलते हैं वाहक, है ना, कैरियर बोलते हैं। तो
जो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाते हैं उसको वाहक कहते हैं। और यदि वाहक क्या काम करता है, आपराधिक न्यास भंग करता है, तो उसको दंड क्या मिलेगा, उसको 7 वर्ष का कारावास होगा। अब वाहक में क्या है, यदि कोई कोरियर कंपनी, यदि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी जो एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है और वो सामान लौटाने से मना कर देती है, वो सामान लौटाने से मना कर देती है या सामान पहुंचाती नहीं है, तो ये माना जाएगा वो आपराधिक न्यास भंग कर रही है। और आपराधिक न्यास भंग करने के लिए उस कंपनी पर 7 वर्ष का, उस व्यक्ति मतलब जो कंपनी में हेड कोई बैठा होगा, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा, उस व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ये धारा 407 कह रही है। और धारा 409, यदि कोई लोक सेवक जिसकी परिभाषा आईपीसी की धारा 21 में वर्णित है, वो यदि लोक सेवक क्या काम करता है, आपराधिक न्यास भंग करता है, तो उसके लिए धारा 409 आजीवन कारावास का प्रावधान कर रही है। धारा 409 कह रही है कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास मिलेगा जो लोक सेवक होते हुए आपराधिक न्यास भंग करेगा। और साथ में आप लोगों की दिक्कत ये रहती है कि सर हमको याद नहीं हो रहा है। भाई आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो मैं खुद भी शॉर्ट में लिखता हूं, मैं भी बहुत शॉर्ट में लिखता हूं, और आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार अपने हिसाब से, यहां से मत जूका तू मत उतारा करो, क्योंकि नोट्स बनाने का तरीका अपना अलग होता है। तो आप यहां से क्या काम करो, जैसे जैसे बोलता रहता हूं तो उसको बहुत शॉर्ट उसमें लिखते रहो, कुछ भी करते रहो, स्लो करके देख लो वीडियो को, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। और फिर इसको रिवाइज करो। जैसे आज आपने पढ़ा तो आज वाला रिवाइज करो, साथ में कल वाला भी रिवाइज कर लो, 2 मिनट ही तो लगेंगे। फिर उसके बाद आप सैटरडे में रिवाइज करो। देखो मैं विचार कर रहा हूँ कि देखो मैं 3-3, 4-4 क्लासेस देने में यार एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक टिपिकल टास्क हो गया है। रात रात भर में वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, बड़ी दिक्कत आती है भाई। तो अब मैंने विचार किया है कि मैं आपकी जो वीडियोस हैं वो सोमवार से लेके शुक्रवार तक आपको दूंगा, और शनिवार में मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। भाई मेरे को रेस्ट चाहिए, और क्योंकि मेरे को YouTube चैनल भी चलाना है। देखो अभी खाली यूपीएसआई डेडिकेटेड है, हम पूरे बिल्कुल यूपीएसआई पे फुल फोकस रहेगा, पर और भी बच्चे हैं जिनका भला करना है, जैसे एसएससी जीडी वाले हैं, तमाम एग्जाम है, तो उनसे रिगार्डिंग भी वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने का मतलब पढ़ाना तो सेम ही है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और जीएस वगैरह पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ चलनी है। तो वो बच्चे भी इन चीज़ को पढ़ें, और जो जीडी की तैयारी करेंगे, यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे, तो उन बच्चों तक भी थोड़ी उनकी मदद हो जाए, उनको थोड़ा रणनीति बताना। तो सैटरडे का काम वो रखना है, और संडे वाले दिन आपका हम मूल विधि का टेस्ट लेंगे 12 बजे दोपहर को। तो इस बार होगा, अभी 2 बार से नहीं हो रहा है, इस बार होगा, और अब से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग बातचीत भी कर लेंगे और हम अपना टेस्ट भी कर लेंगे, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे देखो आप, तो हाँ, मैं शनिवार में फिर आपका रिवीजन टाइम करो, पूरा रिवाइज करो दबा के, और संडे में फिर उसका टेस्ट दो आप, और मंडे से फिर फ्राइडे तक आपकी क्लासेस इसी तरह चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। धारा 410 में, सेक्शन 410 में चुराई हुई वस्तु की परिभाषा सीधे पूछ सकता है कि चुराई गई वस्तु की परिभाषा किसमें है, या चुराई गई वस्तु का वर्णन किसमें है। तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 410 में है। और चुराई गई वस्तु किसको बोलेंगे, अब कोई पूछेगा कि भाई चुराई गई वस्तु कौन सी है, तो कोई भी बोल देगा भाई जिसकी चोरी हुई हो वो चुराई गई वस्तु है। पर नहीं, ऐसी कोई संपत्ति जिसको चोरी से या उद्दापन से या लूट से, या जिस संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग हुआ हो, या जिस संपत्ति से का आपराधिक न्यास भंग हुआ हो, और इस तरह से कोई वस्तु प्राप्त होती है, तो वो चुराई गई संपत्ति मानी जाएगी। यदि कोई वस्तु चोरी से, यानी 378 मैंने आपको पढ़ाया था, चोरी की परिभाषा है। उद्दापन 383, यानी रंगदारी के माध्यम से कोई संपत्ति, चोरी के माध्यम से कोई संपत्ति प्राप्त की गई है। उद्दापन यानी रंगदारी के माध्यम से कोई संपत्ति प्राप्त की गई है। लूट यानी 390 धारा में आप कोई संपत्ति प्राप्त की गई है। आपराधिक दुर्विनियोग मैंने अभी बता दिया 403, उसके माध्यम से कोई संपत्ति प्राप्त की गई है, या आपराधिक न्यास भंग के माध्यम से जो 405 में वर्णित है, मैंने अभी बताया आपको, इसके माध्यम से कोई संपत्ति प्राप्त की गई है, तो उस संपत्ति को धारा 410 के अंतर्गत चुराई गई वस्तु माना जाएगा, चुराई गई संपत्ति माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि कोई व्यक्ति चोरी का सामान रखता है, यदि कोई कहीं से चोरी करके लाया, सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति चोरी करके ले आया सामान और अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के पास रख दिया, वहां पे ले जाके, ठीक है, कि भाई तुम सामान रख लो। तो चोरी का सामान यदि रखा है
तो उसके लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास। धारा 411 बोल रही है चोरी का सामान रखने पर दंड, यानी कि चोरी का सामान रख लेता है तो 3 वर्ष का कारावास है। और 412 के अंतर्गत धारा 412 क्या कह रही है, लूट का सामान रखने पर 7 वर्ष का कारावास होगा। अगर चोरी का सामान रखेंगे तो 3 वर्ष का कारावास होगा, और लूट का सामान कोई रखता है तो 7 वर्ष का कारावास होगा। सामान्यतः ये जानबूझकर होता है, और अगर आप मतलब अनजाने में भी चीजें हो जाती हैं, कानून का खेल बड़ा पेचीदा है, जब आप जाएंगे तो आप समझेंगे। अब अभी आपके पास कोई संपत्ति रखना चाहता है तो आप देखो कि ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं। क्या पता कहीं से चोरी करके लाया हो, लूट करके लाया हो, और आपके घर में लाके आपके विश्वास पे रख दे, आपको बोले कि भाई मेरी ये चीजें हैं और तुम रख लो, और उसके बाद पुलिस आएगी तुमको पकड़ के ले जाए, और लूट का सामान होगा तो 7 वर्ष का दंड हो जाएगा, और चोरी का सामान होगा तो 3 वर्ष के दंड में फंस जाओगे। और धारा लगेंगी 411 और 412, और पुलिस वाले और भी धाराएं आपस में लपेट देते हैं, 3-4 धाराएं तो लपेट ही देते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है। उसके बाद धारा 415 बोलती है छल के बारे में। छल किसको कहते हैं, ठीक है, छल किसको कहते हैं, चीटिंग किसको कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो बोलते हैं, चीटिंग किसको बोलते हैं कि पेपर में बैठे हुए हैं और भाई मेरे को बता दे दूसरे का 5वां, ऐसे पूछते ना, दूसरे का 5वां, ऐसे बोलेंगे दूसरे का 5वां, ऐसे बोले, वो उधर से बोलेगा कि दूसरे के 5वें, दूसरे के 5वें का पहला, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो इस तरह से जो पूछते हैं कि भाई चीटिंग कर रहे हैं या पर्ची ले आए चीटिंग कर रहे हैं। पर चीटिंग का असली मतलब क्या है, चीटिंग का असली मतलब है यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक, बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी का संपत्तिक लाभ लेता है, किसी से संपत्तिक लाभ लेता है, यानी कि बेईमानी से या कपटपूर्वक क्या कर लेता है, किसी की संपत्ति का लाभ ले लेता है ना, संपत्तिक लाभ ले लेता है, संपत्ति को ले लेता है ना, इस तरह से बेईमानी से या कपटपूर्वक, या किसी को संपत्तिक हानि पहुंचा देता है, किसी का नुकसान कर देता है संपत्ति का, या किसी की संपत्ति से लाभ ले लेता है। किस तरीके से, बेईमानी से या कपटपूर्वक, है ना, बेईमानी से करता है या कपटपूर्वक करता है तो माना जाएगा वह व्यक्ति छल करता है। ये धारा 415 के अंतर्गत है। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 415 के अंतर्गत छल है, पर परिभाषा भी याद रखें क्योंकि हमको नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या बनने वाला है। और जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं और सब चीजें आप याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आप आईपीसी से संबंधित एक भी धारा से प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपने ये बहुत सुना होगा, यार 420 ही कर रहा है, यार तो 420 है यार, ठीक नहीं है। तो वो 420 क्या है, एक्चुअली में हम किसी को भी 420 बोल देते हैं, पर 420 का मतलब क्या है, धारा 420 में है छल से संपत्ति लेना, छल से संपत्ति लेना। यहां पे क्या माना जाएगा, छल किसको कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी का संपत्तिक लाभ लेता है या किसी को संपत्तिक हानि पहुंचाता है, या किसी को संपत्तिक हानि पहुंचाता है तो उसको छल बोलेंगे। और धारा 420 में छल से संपत्ति लेना, छल, छल क्या है, ये है, और छल के माध्यम से संपत्ति ले लेता है किसी से, है ना, बहला के, फुसला के, कुछ भी करके, छल के माध्यम से, कपट के माध्यम से, है ना, बेईमानी करके किसी संपत्ति ले लेता है, तो उस व्यक्ति को धारा 420 के अंतर्गत 7 वर्ष का कारावास है। ये आपको ध्यान रखना है। और हम अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं, अध्याय पढ़ रहे हैं 17 में क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। और ये अब बस जल्दी ही खत्म होने वाला है, अधीर ना हो और अच्छे से पढ़ते रहें। उसके बाद है रिश्ती यानी मिस्चीफ, रिश्ती यानी मिस्चीफ सेक्शन 425 में बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, लास्ट टाइम भी पूछी गई थी। रिश्ती के बारे में आपको याद रखना है, मिस्चीफ करता है। अब किसको कहेंगे रिश्ती, किसको माना जाएगा रिश्ती, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की या लोक संपत्ति को, यदि कोई व्यक्ति है वो किसी आदमी की, किसी दूसरे आदमी की या लोक संपत्ति यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकारी जो साजो सामान लगे हुए हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, जैसे कि खंबे लगे हुए हैं, और पार्क में तरह तरह के सीट लगी हुई हैं, खिलौने, वो बच्चे खेलते वेलते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, भाई मेरे याद नहीं आ रहा है, आप समझ जाओ, पार्क में जो झूले वूले, हाँ झूले वूले टाइप लगे रहते हैं वो है, या कोई संपत्ति है जैसे बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, ये सब चीज़ ये लोक संपत्ति है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को क्या करता है, हानि पहुंचाता है,
यदि हानि पहुंचाता है, जैसे क्या करा, लाइट बल्ब पत्थर मार के वो तोड़ दिया, पत्थर मार के बल्ब तोड़ दिया, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, या ट्रेन में नुकसान पहुंचा दिया, सीट उखाड़ ली, शीशा तोड़ दिया, ठीक है, या बस में कुछ दिक्कत कर दी, तो ये सब चीज अगर करता है, या किसी व्यक्ति की संपत्ति के साथ ऐसे करता है, दीवार तोड़ दी, उसका पंखा फेंक दिया, ऐसे मतलब कुछ भी करता है, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाता है, या उसमें ऐसे चेंजेस करता है, ऐसे परिवर्तन करता है जिससे उस संपत्ति का मूल्य गिर जाता है, कम हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति रिष्टि करता है, वह व्यक्ति मिसचीफ करता है। और देखो, जैसे अब सपोज करो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कोई गाड़ी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई गाड़ी है तो उठा के पत्थर मार दिया या कुछ उसका ऐसा हिस्सा तोड़ दिया कि गाड़ी बेकार ही हो गई, है ना, गाड़ी बेकार हो गई, या उसमें कोई पार्ट टूट गया उसका, है ना, ऐसा कुछ कर दिया, या फिर उसने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे उसकी वैल्यू घट गई, माने कि गाड़ी तो अब दूसरी वैल्यू कैसे घटेगी, ऐसे चेंजेस करेगा कि गाड़ी में शीशे तोड़ दिए, है ना, उसकी सीटें उखाड़ दी, अब उसमें क्या होगा, अब जब शीशे तोड़ दिए और उसकी सीटें उखाड़ दी तो गाड़ी तो अभी भी चल रही है, पर एक्चुअली में क्या होगा, उस गाड़ी का जो प्राइस था, उस गाड़ी का जो मूल्य था, वो अब नीचे आ जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की या पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाता है डायरेक्टली, या उसमें ऐसे चेंजेस करता है जिससे उसका जो प्राइस है, जो मूल्य है, जो बाजार का मूल्य है, वो डाउन हो जाए, तो माना जाएगा वह व्यक्ति रिष्टि करता है। और इसमें आशय और ज्ञान का होना जरूरी है, आशय या ज्ञान का होना जरूरी है, ये चीज देखी जाएगी। ज्यादातर सभी अपराधों में आशय और ज्ञान का इंटेंशन भी होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए, यानी उसका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं काम करूंगा और उसको पता होगा कि यदि मैं ये काम करूंगा तो इससे ये नुकसान होगा या ये इसके परिणाम होंगे, ये चीज उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसमें ऐसी ये स्पेशल बात क्यों लिखी गई, बाकी धाराओं में क्यों नहीं लिखी गई? इसमें स्पेशल बात इसलिए लिखी गई कि आप किसी की संपत्ति का या लोक संपत्ति का जानबूझकर नुकसान करते हैं तो अपराधी हैं, पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि गलती से हो जाता है, हमारी इंटेंशन नहीं होती, हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होता, ना हमको नॉलेज होती कि हम ऐसा करेंगे तो किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाएगा या किसी आदमी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाएगा, हम जानबूझ के नहीं करते। तो अगर जानबूझ के नहीं कर रहा है, ज्ञान और आशय नहीं है, तो रिष्टि नहीं मानी जाएगी। अगर ज्ञान आशय है तो रिष्टि मानी जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में एक दो बात मैं आपको और बताता हूं। मैं इसको एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर मैं इसको हटा दूंगा इधर से, और आपको फिर एक इसका दंड बताना है मुझे। देखो यहीं से हटा देता हूं, खाली नीचे से ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहां पे देखो, अब एक चीज है, हम धारा 425 में रिष्टि पढ़ रहे हैं, और रिष्टि में हमने क्या देखा है, रिष्टि में हमने देखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या उसमें ऐसे चेंजेस करता है जिससे उसकी जो मूल्य है वो नीचे गिर जाता है, तो माना जाएगा वो रिष्टि करता है, मिसचीफ करता है। और आशय और इंटेंशन होना जरूरी है। पर इसी में एक बात और भी है, यदि कोई अपनी संपत्ति का भी नुकसान करता है ना, तो भी रिष्टि मानी जाएगी, तो भी अपराध होगा। यदि स्वयं की संपत्ति को नष्ट करना, स्वयं की संपत्ति को नष्ट करना, स्वयं की संपत्ति को नष्ट करना, यदि कोई स्वयं की संपत्ति को नष्ट करेगा तो भी रिष्टि मानी जाएगी। अब आप कहोगे ये कौन सी बेवकूफ़ों वाली बात है, अगर मेरा मन है कि मैं अपना टीवी तोड़ दूं, मैं अपना घर तोड़ दूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर रहा हूं, मेरी मर्जी है, पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसमें एक पॉइंट है कि आप अपनी संपत्ति नष्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि आपकी उस संपत्ति पर, जो आपकी संपत्ति है, जो आपके घर वालों की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, इस पर यदि कोई परिवार वाला निर्भर है, यदि इस संपत्ति पर कोई परिवार वाला निर्भर है और आपने उस संपत्ति को नष्ट कर दिया, तो आपको माना जाएगा कि आप धारा 425 के अंतर्गत अपराध कर रहे हैं, जिसका नाम है रिष्टि। देखो जैसे क्या है, अपनी संपत्ति को नष्ट करना भी अपराध है। कब? जब जो नष्ट करोगे आप संपत्ति, उस पर आपका फैमिली मेंबर, आपका पारिवारिक सदस्य निर्भर कर रहा है, उसका जीवन यापन उससे हो रहा है, तो आप रिष्टि करते हैं। जैसे सपोज करो एक लड़का है, तुम में से काफी सारे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रकृति के होंगे, और वो खेतों से काम करके आया
अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं कटाई हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है भाई, अच्छी खासी गर्मी होने लगी है, और गेहूं के खेत में तो बहुत गर्मी लगती है। तो गेहूं से थोड़े मतलब खेत में थोड़े गेहूं काट के आया, और गेहूं इत्यादि काट के जब वो आ गया तो उसके घर वालों ने उसको कुछ कह दिया। उसके घर वालों ने कह दिया कि बस खेत में ही पड़ा रहा कर, यही करता रहा कर, सुबह शाम तक तो ये गेहूं ठीक से काटने नहीं है, सुबह शाम तक काटा है, 1 बीघे काट नहीं पाता है तू। तो उसको गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में क्या काम करता है, खेत में वापस जाता है और पूरे पे ट्रैक्टर घुमा आता है सारी की सारी फसल पे, या पूरी फसल में आग लगाता है। तो अब क्या ये अपराध माना जाएगा? हाँ बिल्कुल ये अपराध माना जाएगा, क्योंकि जो गेहूं की फसल है उस पर पूरा परिवार डिपेंड कर रहा था अपने भोजन के लिए, साल भर तक के लिए गेहूं का उत्पादन हो रहा था उसमें। अब वो संपत्ति पे केवल उसका अधिकार नहीं था, पूरा परिवार डिपेंड कर रहा था, उसने उसको जला दिया या नष्ट कर दिया, तो वो व्यक्ति जिसने ये काम किया है वो धारा 425 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, और माना जाएगा वो रिष्टी करता है। आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अब रिष्टी के दंड की बात कर लेते हैं, रिष्टी के दंड में ऐसे तो बहुत सारे दंड हैं, पर रिष्टी के दंड कहां से कहां तक है? जो रिष्टी का दंड है वो धारा 426 से लेकर और 440 तक है। 426 से लेके और 440 तक इसका वर्णन है रिष्टी के दंड का। रिष्टी का दंड जो है वो धारा 426 से 440 तक है, पर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट धारा है वो धारा है सेक्शन 436। सेक्शन 436, गृह निवास आदि में आग द्वारा रिष्टी। देखो, अरे यार सही से ही नहीं लिखा जा रहा है। गृह निवास आदि में आग द्वारा रिष्टी करता है ना, आग द्वारा रिष्टी करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में जाकर आग द्वारा रिष्टी करता है, यानी आग लगा देता है, तो उसको संपत्ति का नुकसान होगा, पक्की बात है। या पब्लिक प्रॉपर्टी में रिष्टी, है ना, यहाँ पे ग्रह के बारे में, यहाँ पे सीधे ग्रह के बारे में बात की जा रही है। किसी घर में जाके क्या कर देता है, आग लगा देता है जाके, और वहां पे नुकसान हो जाता है, तो इस व्यक्ति को जो घर में जाके, निवास स्थान में जाके आग लगा रहा है, इसको आजीवन कारावास का प्रावधान कर रही है धारा 436। धारा 436 उस व्यक्ति को आजीवन कारावास का प्रावधान कर रही है। अब देखो हम कहां पे थे, हमने शुरू कहां से किया था, 405 पे, और खत्म कहां कर रहे हैं, 440 में। कितनी सारी धाराएं खत्म हो गई हैं, आप इस बात का ध्यान रखो। आप केवल ये चीज ध्यान मत रखो कि 2-4 धाराएं हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही करवा रहा हूं और वही समझा रहा हूं। आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप मेरे शुक्रगुजार होंगे। तो इसी अच्छी जानकारी के साथ में आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।